आइए चलते हैं बीएड सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। और पिछली वीडियो में इसके पहले का सारा क्वेश्चन आंसर अपलोड है, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें चलते हैं 2 से 41 क्वेश्चन तक पिछली वीडियो में है। अब 242 क्वेश्चन पे आते हैं। तो 242 मेरा क्वेश्चन है, निष्पत्ति परीक्षण से जानकारी मिलती है तो निष्पत्ति परीक्षण से शैक्षिक उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं तो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं निबंधात्मक परीक्षाओं के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य असत्य पदों से संबंधित नहीं है? तो अशुद्ध पहचान, ये दोनों से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, जब किसी परीक्षा के बार बार अंकन करने पर कोई अंतर नहीं आता है तो वह परीक्षा कहलाती है। तो वह परीक्षा कैसे कहलाती है? वैध कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यास्मरण पद है? तो पूर्ति पद जो है वो प्रत्यास्मरण पद होता है। निष्पक्ष मूल्यांकन होता है तो निष्पक्ष मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं तो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं जो होती हैं वो वैध, विश्वसनीय और निरपेक्ष तीनों प्रकार की होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के सोपान है तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा के सोपान नियोजन, प्रश्नों की रचना, परीक्षा की जांच करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मुख्य दोष है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो मुख्य दोष है वो है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, या तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है भाव प्रदर्शन की असमर्थता। अगला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रमुख दोष है तो इसका जो प्रमुख दोष है वो वैधता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है वो है मितव्ययिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में निर्धारित करने की आवश्यकता किस कारण से होती है? तो यह है उद्देश्य प्राप्ति के लिए, परीक्षण प्रश्नों के चयन के लिए, शिक्षण की व्यूह रचना के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है तो V.S. बुम्स ने शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट है, शैक्षिक उद्देश्यों के क्षेत्र में सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्य ब्लूम ने कब किया था? तो इन्होंने किया था 1956 ईस्वी में। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा है? तो ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा है। नेक्स्ट है, ब्लूम द्वारा विभाजित शैक्षिक उद्देश्यों का भाग है तो यह है ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोपेशीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, अनुदेशात्मक उद्देश्यों से आशय व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तनों से जिसे हम शिक्षा द्वारा लाने का प्रयत्न करते हैं। यह कथन किसका है? तो E.J. फ्रॉस्ट का है। अगला है, RCEM के मतानुसार अनुदेशात्मक वर्गीकरण में कौन सा तत्व नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है संश्लेषण। नेक्स्ट है, अनुदेशात्मक उद्देश्य निम्न में से किसकी भूमिका नहीं निभाते हैं? तो ये भविष्यवाणी करने की भूमिका को नहीं निभाते हैं। नेक्स्ट है, किन कारणों से उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में निर्धारण की ज़रूरत होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तो फर्स्ट है, शिक्षण में व्यूह रचना हेतु, परीक्षा प्रश्न के चयन हेतु, उद्देश्य प्राप्ति के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि को दिया है तो किसने दिया है? रॉबर्ट मेगर ने। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि को दिया है तो रॉबर्ट मिलर ने। अगला क्वेश्चन है, ब्लूम के ज्ञानात्मक उद्देश्य बताए हैं तो कितने हैं? ब्लूम के ज्ञानात्मक उद्देश्य 6 हैं। नेक्स्ट है, ब्लूम के भावात्मक उद्देश्य कितने हैं? तो ये भी ज्ञानात्मक और भावात्मक दोनों इनके 6 हैं। नेक्स्ट है, ब्लूम ने क्रियात्मक उद्देश्य कितने बताए हैं? तो क्रियात्मक भी उद्देश्य 6 हैं, यानी कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये ब्लूम के तीनों उद्देश्य कितने हैं? 6 हैं। अगला है, ज्ञानात्मक लक्ष्यों को 6 पदों में विभक्त किया था तो ब्लूम ने किया था। भावात्मक लक्ष्यों को 6 पदों में विभक्त किया तो कर्थवाल तथा मसीहा ने। अगला क्वेश्चन है, मनोशारीरिक लक्षणों को 6 भागों में विभक्त किया है तो सिम्पसन द्वारा या सिम्पसन ने। अगला है, रॉबर्ट मेगर ने किस वर्ग के लक्ष्यों को लिखने के लिए कार्य सूचक क्रियाओं को किया है? तो ज्ञानात्मक एवं भावात्मक है। अगला क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर V.S. ब्लूम। नेक्स्ट है, मेगर उपागम किस उद्देश्य से संबंधित है? तो मेगर उपागम ज्ञानात्मक एवं भावात्मक दोनों उद्देश्यों से संबंधित है। नेक्स्ट है, कौन सा स्तर ज्ञानात्मक पक्ष से है?
तो अवबोध जो है वो ज्ञानात्मक पक्ष से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम स्तर क्या है? तो ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम वो स्तर ज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है? तो ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर मूल्यांकन है। नेक्स्ट है, ज्ञानात्मक पक्ष है, तो ज्ञानात्मक पक्ष क्या है? ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग दोनों है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बोध का आधार होता है, तो बोध का आधार अत्यंत सूक्ष्म, गहरा और अलौकिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अनुदेशात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अध्यापक का प्रमुख कार्य होता है? तो पाठ्य योजना का निर्माण करना, अधिगम का मूल्यांकन और प्रश्न पूछना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ब्लूम के अनुसार भावात्मक क्षेत्र की शैक्षिक उद्देश्य होता है, तो भावात्मक क्षेत्र का शैक्षिक उद्देश्य कैसा होता है? अधिग्रहणता होता है। अगला क्वेश्चन है, भावात्मक पक्ष का प्रथम स्तर है, तो अग्राहण। नेक्स्ट है, भावात्मक पक्ष का अंतिम स्तर है, तो चरित्रीकरण। नेक्स्ट है, क्रियात्मक पक्ष का प्रथम स्तर है, तो उत्तेजना। क्रियात्मक पक्ष का अंतिम स्तर है, तो आदतों का निर्माण। इन उद्देश्यों को शिक्षक छात्र की अंतःक्रिया द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, तो भावात्मक पक्ष को। नेक्स्ट है, परीक्षण से किन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है? तो क्रियात्मक पक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारिक रूप से एक शैक्षिक उद्देश्य व योग्यता अथवा कौशल है जिसे कि बालक द्वारा संतोषजनक शिक्षण अधिगम स्थितियों में ग्रहण तथा विकसित किया गया हो। यह कथन किसका है? तो यह कथन हास्टन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या एवं निर्णय करना किसके अंतर्गत आता है? तो ये बोध के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भेद एवं अंतर करना किसके अंतर्गत आता है? तो विश्लेषण के अंतर्गत भेद और अंतर करना आता है। नेक्स्ट है, संगठित एवं संक्षिप्त करना किसके अंतर्गत आता है? तो संश्लेषण के अंतर्गत आता है। आलोचना करना किस में आता है? तो आलोचना करना मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा है? तो 4 भागों में बांटा है। एनसीईआरटी द्वारा वर्गीकृत शैक्षिक उद्देश्य हैं, तो शैक्षिक उद्देश्य ज्ञान, बोध, प्रयोग, सृजनात्मक, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। एनसीईआरटी द्वारा वर्गीकृत शैक्षिक उद्देश्यों में कितनी मानसिक क्रियाओं का वर्णन है? तो टोटल इसमें 17 मानसिक क्रियाओं का वर्णन है। एनसीईआरटी ने ब्लूम के उद्देश्यों, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन को किस वर्ग में रखा है? तो इन्होंने रखा है सृजनात्मक वर्ग में। किसने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप दिया है? तो ड्यूकर ने उद्देश्य को व्यवहारिक रूप दिया है। मिलर ने किसके लिए क्रियात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप दिया है? तो सैन्य प्रशिक्षण के लिए। उद्देश्यपूर्ण निर्धारित साक्ष्य होता है जो किसी कार्य या क्रिया का मार्गदर्शन करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन कार्टर बी गुड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन है। ये कथन किसका है? तो आई के डेविस का है। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रमित अनुदेशन के क्षेत्र में उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने पर किसने बल दिया था? तो रॉबर्ट मेगर ने बल दिया था। एनसीईआरटी ने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने के लिए नवीन विधियों का विकास किया। उसे नाम दिया गया, तो उसे क्या नाम दिया गया है? RCEM प्रणाली। नेक्स्ट है, प्रत्यस्मरण करना किसके अंतर्गत आता है? तो ज्ञान के अंतर्गत। सामान्यीकरण किसके अंतर्गत आता है? बोध के अंतर्गत। परिकल्पना की स्थापना किस में की जाती है? तो प्रयोग के अंतर्गत। अनेक को एक करना क्या है? तो अनेक को एक करना क्या होता है? संश्लेषण। अनेक को एक करना क्या है? तो अनेक को एक करना किस विधि में ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाया जाता है? तो संश्लेषण विधि में ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाया जाता है। एक को अनेक करना क्या है? तो एक को अनेक करना विश्लेषण और अनेक को एक करना संश्लेषण है। नेक्स्ट है, किस विधि में एक तथ्य की सत्यता की जांच होती है? तो संश्लेषण विधि में एक तथ्य की सत्यता की जांच होती है। नेक्स्ट है, निष्क्रियात्मक उद्देश्य में टेक्सोनोमी को किसने एक उपकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया था? तो सिम्पसन ने। बालक उत्तेजना मिलने पर एक गत्यात्मक क्रिया करता है। यह क्रिया किसके अंतर्गत आती है? तो यह क्रिया प्रचरण के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, तो ये कथन है वुडवर्थ का। तो दोस्तों ये आपका सेकेंड यूनिट वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब सेकेंड पेपर का थर्ड यूनिट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसी में ये भी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया वुडवर्थ। नेक्स्ट है, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। यह कथन किसका है? तो यह कथन गाल्टन का है।
अगला क्वेश्चन है, अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है, यह कथन किसने दिया था? तो टर्मन ने। बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है, ये कथन क्रानबेक का है। 1860 में किसने यह सिद्ध किया था कि व्यक्तियों में उच्च बौद्धिक क्षमताएं उनके वंशानुक्रम का परिणाम होती है? तो यह है गाल्टन। नेक्स्ट है, बुद्धि सापेक्ष रूप में नवीन परिस्थितियों में अभियोजन करने की जन्मजात योग्यता है, यह कथन किसका है? तो बर्ट का। नेक्स्ट है, बुद्धि को विभेद और चयन करने की शक्ति माना है, तो गाल्टन ने। बुद्धि व्यक्ति की एक समग्र अथवा संपूर्ण मानसिक योग्यता है, किसने कहा है? तो ये कहा है अस्टर्न ने। बुद्धि उचित प्रकार से सोचने, सही निर्णय लेने और आत्म समालोचन करने की क्षमता है, यह कथन है बीने का। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? बुद्धि संवर्धित चिंतन है, तो ये कथन है स्पीयरमैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात योग्यता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन बर्ट का है। नेक्स्ट है, जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है, ये कथन किसने दिया था? तो विंटर्नर ने दिया था। नेक्स्ट है, बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है, ये कथन किसका है? तो वेशलर का है। बुद्धि अतीत अनुभवों के आधार पर जन्मजात प्रवृत्तियों को सुधारने का योग्य है, तो ये कथन मैकडोगल ने दिया था। बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है बकिंघम ने। बुद्धि अधिगम करने की क्षमता अथवा अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है, ये कथन डियरबोर्न का है। नेक्स्ट है, बुद्धि नवीन और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उचित प्रकार के समायोजन करने की योग्यता है, ये कथन क्रूज का है। नवीन परिस्थितियों के समायोजन की योग्यता बुद्धि है, ये कथन किसका है? वेल्स का है। नेक्स्ट है, बुद्धि को अवधान की शक्ति के रूप में किसने व्यक्त किया था? तो ये किया था स्काउट ने। किसने बुद्धि को विभिन्न भागों में मिलाने की शक्ति के रूप में स्वीकार किया था? तो ये किया था, यहाँ पे आंसर मिल चुका है दोस्तों, तो इसे स्किप करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, तो ज्ञान अर्जन करने की क्षमता कौन सी है? बुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि को 8 योजनाओं का पुंज किसने कहा? तो थर्स्टन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो वंशानुक्रम, वातावरण और आयु, ये सभी बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तो सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ता है वो है आनुवंशिकता का पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने बुद्धि को वंशानुक्रम से संबंधित मानते हुए बच्चों पर अध्ययन किया है? तो F.N. फ्रीमैन ने अध्ययन किया था। यमजैक बच्चों में काफ़ी सीमा तक समानता पाई जाती है, ये किसने कहा था? तो अर्नोल्ड गैसिल ने कहा था। बुद्धि एवं प्रजातिगत भेदों का अध्ययन किसने किया है? तो बिंघम, फोर्स और बिल्लो एवं जैकिन, ये तीनों ने, यानी किसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का कौन सा कारक वंशानुगत नहीं होता? यह वातावरण द्वारा अर्जित कारक है। परीक्षण एवं वातावरण का इन पर प्रभाव पड़ता है, तो इस कारक का। अगला है, बुद्धि का स्रोत है, तो बुद्धि का स्रोत क्या है? आनुवांशिक, अधिगम का परीक्षण, स्व तथा वातावरण की अंतर्क्रिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने बताया कि बुद्धि के लगभग 75 से 80% भाग का निर्धारण आनुवांशिक भिन्नताओं से होता है? तो ये आर्थर जॉनसन ने बताया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्धिमान बच्चों की निशानी नहीं होती? तो बुद्धिमान बच्चों की निशानी जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता हो, ये बुद्धिमान बच्चों की निशानी नहीं होती, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बुद्धि की प्रमुख विशेषता है तो जन्मजात होती है। बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। बुद्धि सीखने की क्षमता, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। नेक्स्ट है, संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग डॉक्टर जॉन मेयर तथा पीटर ने किया था। संवेगात्मक बुद्धि के जनक हैं, तो संवेगात्मक बुद्धि के जनक डेनियल गोलमैन हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार कौन से हैं?
तो अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और मूर्त बुद्धि, यानी कि 3 अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया था, कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, अमूर्त, सामाजिक और मूर्त। नेक्स्ट है शाब्दिक तथा व गणित संकेतों को समझने वाले व्यक्ति की बुद्धि थार्नडाइक के अनुसार कैसे अमूर्त बुद्धि है। नेक्स्ट है अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है, यह किसने कहा था, तो ये विलियम स्टर्न ने कहा था। E.L. थार्नडाइक के अनुसार कौन सी बुद्धि यांत्रिक बुद्धि कहलाती है, तो मूर्त बुद्धि यांत्रिक बुद्धि कहलाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी स्थूल बुद्धि के नाम से जाना जाता है, तो मूर्त बुद्धि को स्थूल बुद्धि के नाम से जाना जाता है। शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों को समझने की योग्यता किसके अंतर्गत आती है, तो अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आती है। गामक बुद्धि किसे कहा जाता है, तो गामक बुद्धि मूर्त बुद्धि को कहा जाता है। अपने को पुस्तकीय ज्ञान के प्रति व्यवस्थित करने की योग्यता कौन सी बुद्धि कहलाती है, तो अमूर्त बुद्धि है। गैरिट के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की है, तो गैरिट के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की है। मूर्त, अमूर्त एवं सामाजिक बुद्धि को किसने बुद्धि के प्रकार कहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैरिट एवं थार्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्स्टन ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए, तो थर्स्टन ने बुद्धि के 7 प्रकार बताए। नेक्स्ट है कैटल ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए, तो कैटल ने बुद्धि के 2 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट है कैटल के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं, तो कैटल के अनुसार बुद्धि के अनुसार आनुवांशिक और अर्जित दोनों हैं। नेक्स्ट है तरल बुद्धि किसे कहा जाता है, तो तरल बुद्धि आनुवांशिक बुद्धि को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ठोस बुद्धि कहा जाता है, तो ठोस बुद्धि अर्जित बुद्धि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक है वो है कैटल है। नेक्स्ट है एक तत्व सिद्धांत का प्रतिपादक है, तो बिने है। बुद्धि एक अखंड तथा अविभाज्य एक ही तत्व से निर्मित है, ये कथन अल्फ्रेड बिने ने दिया था। मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने किस देश से संबंधित हैं, तो ये फ्रांस से संबंधित हैं। अल्फ्रेड बिने द्वारा दिए गए बुद्धि सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, तो इकाई सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बुद्धि का 2 खंड सिद्धांत किसने दिया था, तो स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का कौन सा कारक वंशानुगत नहीं होता, यह वातावरण द्वारा अर्जित कारक है। परीक्षण एवं वातावरण का इस पर प्रभाव पड़ता है, तो इस कारक वाला प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे स्पीयरमैन ने अपने सिद्धांत में संशोधन करके तीसरा तत्व सामूहिक तत्व को जोड़ा है। किसने, स्पीयरमैन ने। अगला क्वेश्चन है स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक से तात्पर्य होता है कि प्रत्येक व्यक्ति में हर मानसिक कार्य करने की सामान्य क्षमता भिन्न भिन्न मात्रा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीयरमैन ने किस कारक को मानसिक अर्थ की संज्ञा दी है, तो जी कारक को। नेक्स्ट है स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक है, तो जन्मजात कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीयरमैन के अनुसार किस कारक में परिवर्तन किया जा सकता है, तो इस कारक में परिवर्तन किया जा सकता है। स्पीयरमैन के द्विव कारक सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो जी कारक के सिद्धांत के नाम से। बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया था, तो स्पीयरमैन ने। बुद्धि के त्रितत्व सिद्धांत में कारक हैं, तो जी कारक, एस कारक और समूह कारक ये सभी हैं। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है, तो थर्स्टन ने। समूह तत्व सिद्धांत में थर्स्टन के अनुसार समूहों की संख्या कितनी है, तो समूहों की संख्या 7 है। बुद्धि के बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, थार्नडाइक ने। किसने बुद्धि को विभिन्न कारकों का मिश्रण माना जिसमें कई योग्यताएं निहित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थार्नडाइक। किसने बुद्धि की तुलना बालू के टीले से की है तथा उन्होंने इसमें आकृति, आकार, लंबाई, चौड़ाई आदि गुणों का समावेश किया है, तो थार्नडाइक ने। किस सिद्धांत को परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, तो बहुत्व सिद्धांत को। बालू का सिद्धांत बुद्धि के किस सिद्धांत को कहा जाता है, तो बहुकारक सिद्धांत को। बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया था, तो गिलफोर्ड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है, तो प्रोत्साहन नहीं है। नेक्स्ट है गिलफोर्ड के अनुसार प्रणाली बुद्धि के किस संप्रत्यय से संबंधित है, तो उत्पाद से। गिलफोर्ड के अनुसार कुल मिलाकर बुद्धि में कितने तत्व होते हैं, तो 6 × 5 × 6 इज इक्वल टू 180। अगला क्वेश्चन है किस सिद्धांत को बुद्धि संरचना मॉडल के नाम से जाना जाता है, तो त्रिआयामी सिद्धांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञान बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है, तो त्रिआयामी सिद्धांत। गिलफोर्ड के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, तो
त्रिविमीय सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, त्रियामी सिद्धांत, तीनों के नाम से। घनाकार कोष्ठ मॉडल के नाम से किस बुद्धि सिद्धांत को जाना जाता है? तो गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत को। गिलफोर्ड ने सिद्धांत में संक्रिय के आधार पर मानसिक क्षमताओं को कितने भागों में बांटा है? तो 5 भागों में। गिलफोर्ड सिद्धांत में विषय वस्तु को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत के उत्पाद को कितने भागों में बांटा? 6 भागों में। गिलफोर्ड का त्रिस्तरीय मॉडल किसने दिया था? तो ये दिया था जॉन बी कैरोल ने। नेक्स्ट है, कैरोल के बुद्धि मॉडल के अनुसार मानसिक क्षमताओं को 3 स्तर हैं, तो ये कौन से हैं? विस्तृत, सामान्य और संकीर्ण, तीनों। बुद्धि का त्रिरत्न सिद्धांत किसने दिया था? तो रॉबर्ट स्टर्न ने दिया था। नेक्स्ट है, बियॉन्ड IQ के लेखक हैं? तो स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत में घटक बताए। निम्न में से कौन सा घटक इस सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? तो संक्रिया। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो गार्डनर। बुद्धि का कौन सा प्रकार गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसका है संवेगात्मक बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि का संप्रत्यय सिद्धांत किसने दिया था? तो गार्डनर ने। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत में बताया गया है, शिक्षा को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विषयों में पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि रूपरेखाओं की तरह ग्रहण करें। नेक्स्ट है, गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया है? तो 8 प्रकार के। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक हैं, तो कौन है? कैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा संचालित होती है, जबकि जीसी सामाजिक अधिगम एवं पर्यावरण प्रभाव से संचालित होती है। यह कथन कैटल एवं हार्न का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का तरल मौजिक सिद्धांत किसने दिया था? तो कैटल एवं हार्न ने दिया था। FG मॉडल किसने दिया है? तो ये दिया था कैटल सिद्धांत को। अगला क्वेश्चन है, कैटल एवं हार्न के सिद्धांत अनुसार बुद्धि है, तो बुद्धि क्या है? तरल बुद्धि एवं ठोस। नेक्स्ट है, ठोस बुद्धि के निर्माण में दीर्घकालीन स्मृति की भूमिका अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, तरल बुद्धि लघुकालीन स्मृति या कार्यरत स्मृति के प्रभाव के कार्य करने पर निर्भर करती है। कौन सी? तरल बुद्धि। बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत को दिया था तो बर्ट एवं बर्नर ने। अगला क्वेश्चन है, पदानुक्रमित सिद्धांत के अनुसार V.Ed का अर्थ क्या है? तो V.Ed का क्या अर्थ है? वर्बल एंड एजुकेशनल हो गया। नेक्स्ट है, पदानुक्रमिक सिद्धांत में बुद्धि की तुलना किससे की गई है? तो पिरामिड से की गई है। नेक्स्ट है, पदानुक्रमिक सिद्धांत में पदानुक्रम के सबसे ऊपरी सतह पर किसे रखा गया है? तो स्पीयरमैन के G कारक को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति का प्रत्येक कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिदर्शन होता है। किसी भी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ का प्रदर्शन के रूप में चुनाव लेता है, तो ये कथन थॉमसन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो वैशलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के प्रतिदर्शन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? तो थॉमसन थे। अगला क्वेश्चन है, बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया? कैली ने। बुद्धि का क तथा ख सिद्धांत किसने दिया था? हैब ने। लेवल फर्स्ट एवं लेवल 2 का सिद्धांत किसने दिया? तो लेवल फर्स्ट और लेवल 2 का सिद्धांत जॉनसन ने दिया था। नेक्स्ट है, प्रतिदर्श सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो नमूना सिद्धांत के नाम से। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि का पूर्ण रूप किसने दिया? तो ये दिया था टर्मन ने। बुद्धि लब्धि क्या होती है? तो बुद्धि लब्धि है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सर्वप्रथम सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो स्टर्न ने दिया था। बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है तो 14 से 16 वर्ष के बीच में। टर्मन के अनुसार 110 से 120 बुद्धि लब्धि के बीच आने वाले बच्चे किस श्रेणी में आते हैं? तो श्रेष्ठ बुद्धि की श्रेणी में आते हैं। यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष तथा मानसिक आयु 13 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो उसकी बुद्धि लब्धि 130 हो जाएगी। नेक्स्ट है, यदि एक बालक की वास्तविक आयु 16 वर्ष है, उसकी मानसिक आयु 20 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो बुद्धि लब्धि 125।
25 से 46 बुद्धि लब्धि बालक किस श्रेणी में आते हैं? तो मूर्ख बालक के। अति प्रतिभावान बालकों का बुद्धि लब्धि मान होता है 140 से 169 के मध्य। तरमन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? तो यह 140 से अधिक। यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 18 वर्ष तथा मासिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि कितनी होगी? 120। जड़ बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 20 से कम। बुद्धि और ज्ञान का अंतर है। तो बुद्धि जन्मजात होती है, ज्ञान अर्जित होता है। बुद्धि प्रायः एक सी रहती है, ज्ञान में वृद्धि हो सकती है। जानकारी प्राप्त करना ज्ञान है, ज्ञान को जीवन में प्रयुक्त करना बुद्धि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, यदि बालक की आयु 10 वर्ष है और मासिक आयु 11 वर्ष है तो उसकी ज्ञान उपलब्धि क्या होगी? तो 110। नेक्स्ट है, किसी बुद्धि परीक्षा में 12 वर्ष के बालकों के लिए निर्धारित औसत मान 75 है। एक 10 वर्ष के बाद बालक इस परीक्षा में औसत मान 75 है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो 12। समान जुड़वा बालकों में सहसंबंध गुणांक का मान होता है तो क्या होएगा? 0.90। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक की मानसिक आयु 6 वर्ष से बढ़कर 8 वर्ष हो जाती है और उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष, तो बालक को आप किस श्रेणी में रखेंगे? तो मंदबुद्धि की श्रेणी में रखेंगे। मानसिक आयु के संप्रत्यय को किसमें महत्वहीन समझा है? तो विचलन बुद्धि में। 90 से 110 बुद्धि लब्धि वाले बालक क्या कहलाते हैं? समान बुद्धि। सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो फ्रांसिस गाल्टन ने। जब बालक अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को हल कर लेता है तो उससे क्या कहते हैं? बेसल वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट है, जब बालक अपने से कम आयु के प्रश्नों को हल कर लेता है तो उसे टर्मिनल वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट है, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो बीने ने। बुद्धि परीक्षा की आवश्यकता है तो विषय के चयन में, कक्षा के निर्माण दृष्टि में और पाठ्यक्रम के चयन दृष्टि में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण है तो व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण दिया था तो टर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ? तो भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण 1922 ईस्वी में हुआ था। तो ये दोस्तों आपका थर्ड यूनिट भी फिनिश हो गया। आप लोग इसे भी देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले